पिछले एपिसोड में अचानक से कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टियानमेंग और बिंग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और शुरुआत में उनको भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बिंग इस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहने लगती है ऐसा लगता है कि ये डिवाइन रिम का कॉल है। तब इसके बारे में सुनते ही टियानमेंग भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो भी कहता है कि क्या सच में डिवाइन इनका कॉल है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई गॉड वाला फिगर भी दिखाई देने लगता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डीटी यानी के पावर ने इसे रोक दिया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते और अब आखिरकार इस तरह से वो पावर यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बिंग इसके बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि इसे असल में किसी ने जबरदस्ती काट दिया और फिर आखिरकार वो समझ जाती है कि असल में डीटी यानी के रिवर्स स्केल के वजह से हुआ है। तभी डीटीआन भी गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, क्योंकि आखिरकार तुम्हारे ऊपर तो मेरे एम्परर बिस्ट ऑरा है, जिसके वजह से तुम इसके बारे में भूल जाओ और अब इस लाइफ में तुम केवल स्टारड्यू फॉरेस्ट में ही रह सकते हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो टियानमेंग से कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि अगर मैं इसे एक बार ट्रिगर कर सकता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मैं इसे दूसरी बार भी कर सकता हूँ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानमेंग इस बात से थोड़ा उदास था और कहने लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हजारों सालों में केवल एक बार आती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें डीटीएन को हराना होगा। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बीजी भी इस बात से थोड़ा परेशान हो गई थी और कहने लगती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। वहीं यूहा कहने लगता है कि मैं डीटीएन को किसी न किसी दिन जरूर हराऊंगा, जिस पर टियानमेंग उससे पूछता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर यूहा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक तरीका मिल गया है, जिसका वजह से मुझे लगता है कि डीटीएन भले ही मुझे ब्लॉक कर दे, लेकिन असल में वो हेवन को ब्लॉक नहीं कर सकता और यहाँ तक कि एक बीस्ट को भी पूरे स्काई को कवर नहीं कर सकता, जिसका वजह से आज वो स्लो था। तभी बिंग उससे कहने लगती है कि जब तक तुम्हारे पास में फाइटिंग स्पिरिट है हम हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि बे को इसके बारे में चिंता होने लगती है। तब इस पर यूहा उससे कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और यह असल में केवल सीनियर डीटीएन का पावर था, जो कि मेरे ऑरा में चेंज को सेंस करके मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए अपीयर हो गया। लेकिन असल में हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पूरी तरह से झूठ बोल रहा होता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं आपको अभी सच्चाई के बारे में नहीं बता सकता। मगर तभी से बीच हम देखते हैं कि बुतोंग को इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि ये तो साफ तरीके से डिवाइन रिम का ऑरा था, जिसके वजह से इसने तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो सेंसी से कहता है कि मेरे पास में अभी भी आपका लाइफ गार्डियन गोल्ड है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके लिए काफी एक्साइटेड होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसे ले जाने के लिए वेट नहीं कर सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा इसके लिए इसे थैंक यू कहता है, जिसके वजह सब सीधे में तंगसेक्ट में चलना चाहिए ताकि हम इस तरह से मिंगडू माउंटेन में जाने की तैयारी कर सकें। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे इनके साथ में नहीं जा रहा होता, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम सभी अपना ख्याल रखना, जबकि मैं तंगसेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर सेंसी कहता है कि मेरे होते हुए तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। जिसके बाद यूहा बेई से कहता है कि आप भी अपना ख्याल रखना और अगर स्टारड्यू फॉरेस्ट में कुछ हो जाए तो फिर आप मेरे आने का वेट करना। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बेई भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे यहाँ से जाने के लिए निकल गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि बुतोंग यूहा से बात करने लगती है और कहने लगती है कि डीटीएन के पावर ने डिवाइन रिम के ऑरा को रोक दिया, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुमने इसके बारे में झूठ क्यों बोला। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहा ने उसे चुप करा दिया था और फिर कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि वे मेरे बारे में परेशान हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बुतोंग पूरी तरह से शांत हो जाती है और अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती। लेकिन तभी यूहा उससे पूछने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला और क्या तुम डिवाइन रिम के बारे में जानती हो। तब इस पर बुतोंग उससे कहती है कि हाँ मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानती हूँ, क्योंकि ये फिनोमिना असल में डिवाइन रिम से है, जो चाहता है कि अपने गॉड के पोजीशन को तुम्हें सौंप दे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि क्या लेजेंडरी गॉड है। जिसके बाद बुतोंग उससे कहने लगती है कि शायद अब तुम्हारे पास में ऐसा कोई चांस नहीं होगा। तब इसके बारे में सुनकर यूहा कहता है कि तुम तो अभी भी मेरे बारे में चिंता कर रही हो। लेकिन तभी बुतोंग उससे कहती है कि तुम इसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करो और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा फिर से बुतोंग के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि भले ही तुम मेरे बारे में भूल गए हो, लेकिन असल में क्या तुम अभी भी मेरे बारे में केयर करती हो। फिर वो कहने लगता है कि मैं गॉड बनने के लिए
टियानमेंग और बाकी लोगों के होप को कैरी कर रहा हूँ और इसीलिए मैं इसके लिए किसी भी एफर्ट को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम ही हो। तभी वुतोंग भी सोचने लगती है, ऐसा लगता है कि इसके पास में बहुत सारे सीक्रेट हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ तो मेरे से ही रिलेटेड हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने आप को रोकने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। इसके बाद वो कहने लगती है कि चाहे वो कितना भी मिस्टीरियस हो लेकिन असल में फिर भी वो एक बैड इंसान है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक जगह पर रुके हुए थे जहाँ के नजारे से वुतोंग भी काफी खुश होती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह फिश पकड़ने के लिए गया था, जिसे देख सेंसी इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार आज यूहाव का ग्रिल्ड फिश खाने के लिए मिलेगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाव भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो बहुत ही आसानी से बहुत सारे फिश को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से इनको पकाना भी शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि ये तो असल में बहुत ही मेटिकुलस है। तभी ननान इसके पास आकर कहती है कि वो ग्रिल फिश का मास्टर है। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि उसी के अरोमा के वजह से मैं उसके स्टॉल तक गई थी और इसी तरह से हम एक दूसरे से मिले थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी को कोई आइडिया आता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ग्रिल फिश में तो अभी टाइम लगेगा और फिर वो जुईचन से कहता है कि यहाँ पर वेट करने से अच्छा है कि चलो प्रैक्टिस कर लें। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जुईचन इसके बातों को नहीं समझ पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी उसे इशारे में बताता है और अब इस तरह से वे यहाँ से जाते हुए ननान को भी सिग्नल दे देते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चियू भी जियांग को लेकर उनके फाइट को देखने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वहीं ननान वुतोंग से कहती है कि तुम फायर के ऊपर नजर रखना क्योंकि मैं उनको देखने जा रही हूँ कि कहीं वे इसके बारे में ज्यादा ना कर लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुतोंग के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके लिए मान जाती है और अब इस तरह से यहाँ पर केवल वो और यूहाव यहाँ पर बसते हैं। वहीं उधर सेंसी जुईचन से कहता है कि तुमने तो एटमॉस्फेयर को बहुत ही आसानी से समझ लिया, मगर इस पर जुईचन उससे कहता है कि अब बातें करना बंद करो और फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि क्या सच में तुम फाइट करने के लिए सीरियस हो गए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार सेंसी भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि टर्टल सोल इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और उसे कहता है कि मुझे फाइट नहीं करनी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुईचन ने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी भी इसका सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसका सारा अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद जुईचन उससे कहता है कि क्या तुम केवल डिफेंड ही करोगे और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी आखिरकार टर्टल को आगे करके उसका अटैक को रोक देता है, जबकि वहीं टर्टल कहने लगता है कि मुझे तो चक्कर आने लगे। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुईचन अपने जजमेंट स्वॉर्ड का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि सेंसी का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी भी इतना आसानी से हारने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने स्वानो सील फॉर्मेशन का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जुईचन भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो इसका सारा अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुईचन ने फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि स्वानो सील अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि सेंसी इसमें हार गया। मगर तभी हम देखते हैं कि सेंसी ने भी स्वानु पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से जुईचन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जुईचन इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने सोल एनिहिलेशन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी ने अपने पावर का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग और यूहाव इसके ऑरा को रोकने के लिए अपने पावर को एक साथ में यूज करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वुतोंग इस बात से थोड़ी शर्मा गई थी, मगर वहीं हम देखते हैं कि सेंसी आखिरकार अब शानदार तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि चलो जल्दी से विनर को डिसाइड करें। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जुईचन भी इसके लिए मान जाता है, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और अब इस तरह से वो अपने 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से अपने 7 सोल स्किल स्वानु ट्रू बॉडी का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वहीं सेंसी अपने डोमेन पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जुईचन भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और अब इस तरह से वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी आखिरकार हम देखते हैं कि जुईचन सेंसी का पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं इसमें हार गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी ने खुश होकर ननान को अपने बाहों में भर लिया था, जिस पर ननान
टियान उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और देखो युहाव का ग्रिल फिश भी अब रेडी हो गया है। वहीं युहाव कहता है कि अब ये खाने के लिए रेडी हो गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और सिंसी कहता है कि सबसे पहले इसे कौन खाएगा। तब इस पर वुतोंग कहती है कि सबसे पहले तुम सभी खा लो क्योंकि मेरे पास में ड्राई फूड है। लेकिन तभी ननान कहती है कि सबसे पहले उसी को खाना चाहिए जो कि हम सभी में से सबसे छोटा हो। तब इसके बारे में सुनकर चियू कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है और फिर वो जियांग से पूछती है कि तुम कितना साल की हो। तब इस पर वही सब बताती है कि 22 साल की। जिस पर चियू से कहना लगती है कि मैं तो 20 साल की हूँ और इसीलिए मैं तुमसे छोटी हूँ। तभी इसी बीच ननान वुतोंग से पूछती है कि तुम कितना साल की हो, जिस पर वो कहती है कि 18 साल की। और अब इसके बारे में सुनते ही चियू इस बात से काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सबसे पहले खाने के लिए उसी को देता है, जिसके केवल एक ही बाइट को लेते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस है। जिस पर यू हाउस से कहता है कि मैंने फिश को कवर करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज किया है, जिसके वजह से ग्रिलिंग का कंट्रोल ऐसे है जैसे कि सोल का डिवाइस को क्राफ्ट किया गया हो, क्योंकि इसका स्मेल पहले से भी अच्छा है। इसके बाद यू हाउ कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने इस स्किल को सिखाया था और उन्होंने कहा था कि इसमें अपने फैमिली और लवर के लिए लव को इन्फ्यूज करना यही इसका सीक्रेट है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग इस बात से काफी इंप्रेस हो गई थी और कहने लगती है कि ये तो बहुत ही स्किल्ड है और इसीलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि ग्रिल फिश बहुत ही टेस्टी है। तभी सेंसे यू हाउ से कहने लगता है कि आज तुम्हें सभी के लिए एनफ ग्रिल फिश को प्रोवाइड करना होगा। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार वे गेट के सामने आ गए थे, जहां यू हाउ कहता है कि मैं श्रेक एकेडमी के द्वारा नॉर्थ वेस्ट आर्मी ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सेंसिन को मास्टर सुआन का पर्सनल लेटर भी दिखाता है। जिसके बाद वहीं सोल्जर कहने लगता है कि यह तो असल में यू हाउ है जिसने की स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर को क्रिएट किया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने तुरंत गेट को ओपन कर दिया था और अब इस तरह से वो इनको सीधे दाई हाउ के सामने लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि याओ हेंग इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि आखिरकार तुम आ गए। इसके बाद वो अपने फादर से बताता है कि यही स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर का फाउंडर है और श्रेक एकेडमी का नंबर 1 जीनियस भी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली इस बात से काफी हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि ब्रदर आखिरकार आप क्या करने वाले हो और आप तो असल में श्रेक एकेडमी से हो। तभी याओ हेंग अपने फादर से पूछता है कि क्या पहले उसे मिले हैं और क्या आप उसे जानते हैं। तब इस पर दाई हाउ कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में याद है और ये तो असल में जन्म से ही हीरो है। तभी यू हाउ कहने लगता है कि स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर एकेडमी के साथ मिलकर स्टेब्लिश हुआ था, जिसमें कि असल में तीनों एम्पायर और स्टारडू फॉरेस्ट भी शामिल है और इसीलिए ये मेरे अकेले का नहीं है। तभी इस पर प्रिंस से जीव कहने लगती है कि अगर तुम नहीं होते तो हम भी इसे नहीं बना पाए होते और अब तो ये टावर असल में सोल मास्टर के लिए होली लाइन के जैसे है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर डेवलपमेंट लिमिटलेस होगा। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि अगर वॉर की बात नहीं होती तो फिर मैं भी वहाँ पर विजिट करने के लिए जरूर गई होती। तब इस पर यू हाउ कहता है कि आप तो सच में बहुत ही काइंड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दाई हाउ को मास्टर सुआन का लेटर देता है, जिसके बाद जीव कहने लगती है कि अब यह कंफर्म हो गया है कि सनमून एम्पायर का टारगेट हेवनली सोल एम्पायर है और सोल एम्पायर ने तो पहले से अपने रिइंफोर्समेंट को भेज दिया है, जिसके वजह से हमने भी सनमून एम्पायर के खिलाफ बहुत सारे अटैक लॉन्च किए ताकि हम इस तरह असल में सनमून एम्पायर को डाइवर्ट कर सकें और इस तरह से हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर से प्रेशर को कम कर सकें। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आखिरकार इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दाई हाउ प्लानिंग की जिम्मेदारी यू हाउ को दे देता है, जिसके बाद वो भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था। तभी याओ हेंग कहने लगता है कि हम असल में इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि असल में सनमून एम्पायर के पास में हाई एल्टीट्यूड वाले डिटेक्शन सोल गाइड डिवाइस हैं, जिसके वजह से हमारा इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक हो गया और इसीलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सके। तभी दाई हाउ यू हाउ से कहने लगता है कि मास्टर सुआन ने तुम्हारे डिटेक्शन एबिलिटी को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया है, इसीलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने इसे किस लेवल तक अचीव कर लिया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यू हाउ तुरंत इसे दिखाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ हेंग इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यू हाउ का स्पिरिचुअल पावर इस लेवल में पहुंच जाएगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से पूरी तरह से हैरान होते हैं। तभी दाई हाउ कहने लगता है कि जिसने मुझे 2 बार बचाया था उसके पास में भी ऐसा ही स्पिरिचुअल शेयरिंग स्किल था। इसके बाद यू हाउ कहने लगता है कि सनमून एम्पायर का रियल ब्रोकर सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आखिरकार इसे ब्रेक करने का तरीका है। फिर वो कहने लगता है कि अगर मेरे हिसाब से सनमून एम्पायर के सोल गाइड डिवाइस के बारे में देखा जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनके एरियल डिटेक्शन सोल गाइड डिवाइस का, इसीलिए अगर कोई टाइटल डालू मुझे 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर लेकर चला गया तो फिर मैं इससे बहुत ही आसानी से ग्लाइड कर सकता हूँ, जिसके वजह से मिंगडू माउंटेन के डीप हिस्से में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।